आज हम सेकंड पेज पढ़ रहे हैं हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स का, दैट इज़ रिटन बाय ब्रेंडन बुचर्ड। सो इसको हम जो है ग्रामेटिकली एंड इससे हम लाइफ लेसन्स लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में जो फर्स्ट इसका पेज हमने पढ़ा था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ग्रामर की तरफ नहीं लेके गई थी ताकि आपकी चीज़ें आसान हो, आपको सिर्फ उस पर 2-4 चीज़ें बताई थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम ज़्यादा चीज़ों की तरफ जाएंगे और वो मतलब बहुत ही नॉर्मल चीज़ें होंगी, फिर आहिस्ता 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 आपको समझ आने लग जाएगी ये चीज़ें यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हैं। सबसे पहले आप देखें कि लिखा हुआ है कि दिस बुक इज़ अबाउट हाउ पीपल बिकम एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड वाई अदर्स ब्लॉक देमसेल्व्स फ्रॉम दैट पॉसिबिलिटी। सबसे पहले तो अगर हम इसको लाइफ लेसन के तौर पे देखें तो वो ये कहता है कि ये किताब उस चीज़ के बारे में है कि लोग कैसे एक्स्ट्रॉर्डनरी हो सकते हैं और वो कैसे क्यों अपने आप को इस पॉसिबिलिटी से कि वो एक्स्ट्रॉर्डनरी हो सकते हैं रोकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम वाक़ई अल्लाह ताला ने हमें जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसके लिए बनाया होता है कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें अचीव करें, अचीवमेंट्स हासिल करें ज़िंदगी में, लेकिन हम इस पॉसिबिलिटी को शायद अपने लिए ऑफ़र्स को मतलब ऐसे अपने लिए नहीं समझते और हम समझते हैं कि हमारे लिए नहीं है। तो इसकी वजह से हम अपने आप को रोकना शुरू कर देते हैं, ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अगर ग्रामेटिकल उसकी तरफ से देखें तो ये देखो दिस बुक इज़, अब ये देखो एक किताब के बारे में बात कर रहा है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया। हमें इसमें ये देखना होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने वर्ब भी सिंगुलर लगानी है। जैसे कि दिस बुक एक बुक थी तो हमने वर्ब क्या लगाई, सिंगुलर। अगर दीज बुक्स होता तो दोज बुक्स होता तो फिर हम यहाँ पे आर लगाते, लेकिन इसमें दिस बुक कहा है तो हमने इज़ लगाया, तो ये वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। अगर अब हम वैसे नॉर्मली हमें कोई बताता आगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, मतलब नॉर्मल एक चीज़ हम कहीं पे पढ़ लेते तो हमारे लिए कितना मुश्किल होता कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। लेकिन जब हम एक किताब को पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। दूसरी जो चीज़ इसके अंदर है वो है एंड। तो ये देखिए, अगर मैं आपके लिए ये सेंटेंस पढ़ूँ, दिस बुक इज़ अबाउट हाउ पीपल बिकम एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड व्हाई अदर्स ब्लॉक देमसेल्फ फ्रॉम दैट पॉसिबिलिटी। अगर मैं ये दोनों सेंटेंस, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, दोनों अलग अलग अगर मैं लिखूँ तो अपना अपना मीनिंग देंगे, ठीक है। सॉरी, अपना अपना ये सिर्फ अपना मीनिंग देगा। ये जो एंड के बाद वाई अदर्स ब्लॉक देमसेल्फ फ्रॉम दैट पॉसिबिलिटी, अगर मैं ये वाला सेंटेंस पढ़ूँ तो ये अपनी मीनिंग नहीं देगा अगर मैं इसके साथ इसको नहीं पढ़ूँ। मैं पढ़ के बताती हूँ, एंड वाई अदर्स ब्लॉक देमसेल्फ फ्रॉम दैट पॉसिबिलिटी। अगर मैं ये पॉसिबिलिटी ना बताऊँ कि क्या पॉसिबिलिटी है तो ये वाला सेंटेंस हमें समझ नहीं आ सकता। इसके अंदर ऐसा क्या है, सबसे पहले तो आप ये देख लें एंड यूज़ हुआ है यहाँ पे, ये कंजक्शन है और कौन सी कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस ना ये 7 होती हैं इन वर्ड्स से, अगर आपको दिख रहा है तो ये इन 7 वर्ड्स से हम इनको याद करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ फैन वर्ड्स, ठीक है। एफ फॉर फैन, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो, ठीक है। ये जहाँ पे भी आएंगी तो ये कंजक्शन है और ये जो है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये वाली एंड, ठीक है, सॉरी कोऑर्डिनेट कंजक्शन। उसके बाद ये आप देखिए कि लिखा हुआ है वाई अदर्स ब्लॉक देमसेल्व्स फ्रॉम दैट पॉसिबिलिटी। जब भी हम एक सेंटेंस को, एक मेन क्लॉज को हमने वो एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट करवाना हो तो हम कुछ क्लॉजेज यूज़ करते हैं उसको, और फिर दोनों का रिलेशनशिप बिठाने के लिए हम उन दोनों को आपस में रिलेटिव बना देते हैं। ये याद करने की सारी ट्रिक्स हैं, निमोनिक्स है, तो उसको हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। अब वो रिलेटिव क्लॉज जो वर्ड से शुरू होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हु, whom, whose, which, that, where, when, why, what, ये सारे वर्ड इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि रिलेटिव क्लॉज जो होता है ना वो हमेशा डिपेंडेंट होता है, यानी अगर हम उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ना लिखें तो उसकी अपनी कोई मतलब बन के नहीं आएगा। वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर कि वो उसका मतलब क्लियर करेगा, ठीक है। इट विल शो क्लियरली एंड अनमिस्टेकेबली वाई सम एक्सेल अदर्स फेल एंड फार टू मैनी नेवर इवन ट्राई। ये कहता है ओबियसली, जब मैंने पहले बात की कि कैसे कुछ जो है वो अ, बताता है कि कुछ जो है वो ज़िंदगी में एक्सेल कर जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं और कुछ कभी ट्राई ही नहीं करते। तो मुझे लगता है कि जो फेल हुए होते हैं वो हम ये नहीं कह सकते वो कामयाब हुए, इवन दे ट्राइड। लेकिन जो ट्राई नहीं करते ना वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो है ना अ, वो लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते फिर आगे भी ज़िंदगी में, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ को ट्राई नहीं किया। ओके, सो अगर हम नेक्स्ट चलें तो एज अ हाई परफॉर्मेंस कोच आई हैव वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल लाइक लिन। वो कहता है जो परफॉर्मेंस कोच है वो कहता है कि परफॉर्मेंस कोच के तौर पे मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किया। अब ये देखें, अगर हम इसको
तोड़ने की कोशिश करें ग्रामेटिकली तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी एक डिपेंडेंट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ लग जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। ठीक है, 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी मैं पता है, ये वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये मिलके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन ये वाला जो चीज़ है इसको हम थोड़ा सा और बताना चाहिए। जैसे एज है, एज एक एडवर्ब है, ठीक है, मतलब आपके वर्ब को थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए हम एडवर्ब को यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये क्योंकि ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है, तो ये अगर एडवर्ब से कोई फ्रेज, कोई क्लॉज, कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा। समझ आ गई आपको? तो ये एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो ये एडवर्बियल क्लॉज हो गया। नेक्स्ट, अचीवर्स फाइट लॉन्ग एंड हार्ड टू सक्सीड, प्रोपेलिंग देमसेल्व्स फॉरवर्ड बाय ग्रिट एंड हसल। कहता है कि जो अचीवर्स होते हैं ना, दे डोंट सिट बैक, वो ये नहीं सोचते कि ज़िंदगी में हमें बैठना है, हमें आराम करना है, ज़िंदगी सुकून की है। वो लड़ते हैं और अपनी जो कामयाबी है उसको हासिल करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ये यहाँ पे मैं इस सेंटेंस को देखूँ, अचीवर्स फाइट लॉन्ग एंड हार्ड टू सक्सीड, के अचीवर्स जो हैं वो जीतने के लिए मेहनत करते हैं और फाइट करते हैं लॉन्ग, प्रोपेलिंग देमसेल्व्स फॉरवर्ड बाय ग्रिट एंड हसल। ठीक है, अच्छा, अगर इस सेंटेंस को मैं देखूँ तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, ये दोनों फ्रेजेस इंडिपेंडेंट हैं, मैं इन दोनों को समझ सकती हूँ अगर मैं अलग अलग लिखूँ। ठीक है, ये देखिए आप, ये कोमे के साथ अलग हुआ है तो इसका मतलब है ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने आपस में एक सेंटेंस में डाल दिया। ये कंपाउंड सेंटेंस है और यहाँ पे आप देखें ये लफ्ज़ लिखा है प्रोपेलिंग, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, ये आपने इसको जहन में रखना है कि जो वर्ड, ये देखें, अब ये प्रोपेल है, आगे आईएनजी लग गया तो वो प्रोपेलिंग हो गया, यानी ये यहाँ पे वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। समझ आ गई? आगे चलते हैं। एंड देन एट सम पॉइंट दे कुड नेवर हैव एंटिसिपेटेड द प्लेटिव लूज पैशन एंड बर्न आउट। कहते हैं कि ज़िंदगी में जो लोग मेहनत करते हैं वो लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करने की चाह उनके अंदर हमेशा रहती है, लेकिन बाद दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि वही लोग जो ज़िंदगी में किसी एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हों, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की हो, वो एक टाइम पे आके अपने आप की जो वैल्यू है, अपना पैशन है, अपनी जो मेहनत है या अपना एक पीक पे जाना है, वहाँ से वो लूज़ करना शुरू करते हैं। उनको समझना है कि हमने इसके आगे क्या करना है। अब ये देखिए, एट है तो फिर ये एडवर्ब है। ठीक है, तो एडवर्बियल फ्रेज हो गया। ठीक हो गया। एंड उसके बाद की मेन क्लॉज है सेंटेंस का, इस पूरी लाइन का। और ये यहाँ पे देखिए, अब ये लाइन तो यहाँ पे खत्म होगी तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये जो है ना वो एडवेरिबल क्लॉज यूज़ हुआ है, फ्रेज उसने यूज़ किया और देन उसमें मेन क्लॉज यूज़ कर दिया, तो ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन के आ गया क्योंकि दो सेंटेंस हमारे पास यूज़ हुए। या हम इसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इसने छोटे छोटे उसको सेंटेंसेस में तोड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको वो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, और ये देखिए, ये यहाँ पे जब और लग गया ना तो और फैन पर इसमें से है ना, तो इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस भी कहला सकते हैं। ओके, To outside observers, they may appear steady and calm as they plod ahead. कहते हैं नॉर्मल, जब हम उनको मतलब हम किसी भी अचीवर को जब नोट कर रहे होते हैं, शायद वो दूसरे बंदे के लिए वो नॉर्मल होगा और वो ज़िंदगी में वैसे ही कामयाबी हासिल कर रहा होगा जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, जैसे कोई नॉर्मली करता है। यहाँ पे इस सेंटेंस को भी हम ग्रामेटिकली देख के चलते हैं। ये टू देखें, टू प्रपोजिशन होती है और जो फ्रेज जो है वो प्रपोजिशन से स्टार्ट हो, वो प्रपोजिशनल फ्रेज हो जाता है। सो ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस आपने चीज़ों को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना है कि उन्हीं के नाम जो हमने यूज़ किए वो देखना है, बस चीज़ों को बार बार कि ये क्या है, यहाँ पे क्यों यूज़ हुए हैं, बस थोड़ा सा चीज़ों को क्यूरियोसिटी से देखेंगे तो आपको समझने लग जाएगी। But deep inside, achievers often feel that they are thrashing about, lost in a sea of priorities and opportunities. वो कहता है कि लेकिन बाहर के लोगों के लिए नॉर्मल होते हैं, लेकिन अंदर उनके तूफान भरपा होते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि प्रायोरिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ के जो सी है, दरिया है, उसके अंदर वो डूबे हुए होते हैं, उनको चीज़ों की पाँच दफ़ा नहीं समझ आ रही होती। ठीक है, और ये होता है। ठीक, दे फील अनश्योर what to focus on और how to confidently replicate और scale their success। वो कहता है उनको समझ नहीं आ रही होती कि कैसे फोकस करें, कैसे चीज़ों को आगे लेके चलें। अब ये देखें, यहाँ पे भी टू का इस्तेमाल है, यहाँ यहाँ पे भी टू का इस्तेमाल है। यहाँ पे तो मैंने आपको बोला कि ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है, लेकिन यहाँ पे मैंने इन्फिनेटिव फ्रेज़ लिखा हुआ है। ये क्यों? यहाँ पे आप देखिएगा कि टू जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेज़ टू की वजह से है। यहाँ पे क्या हुआ कि टू के बाद
एक वर्ब आ गया, जब भी टू के बाद एक वर्ब आ जाए, ठीक है, और याद रखिएगा टू के बाद जो भी वर्ब आए उसके साथ हम उस सिंपल प्रेजेंट का होगा verb, हम कभी भी उसके साथ कोई भी इजाफा नहीं करेंगे, जैसे कि ईडी का है या आईएनजी का है, हम उसको कोई और फॉर्म नहीं देंगे। तो टू के बाद जब भी सिंपल वर्ब आ जाए उसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने डिफरेंस इन दोनों का देख लेना, ठीक है। They have come far in life yet still have no standard operating principles for sustaining success. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत से प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में बहुत से रूल्स बनाए होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा सक्सेस के कोई रूल्स नहीं होते। वो कभी आपको मिल जाती है, कभी शायद आपको उसके लिए थ्राइव करना पड़े, या वो कभी मिल जाए और फिर एक दफ़ा आके रुक जाए, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अगर हम अब आगे देखें तो even though they are capable, many live in constant fear that they will fall behind or catastrophically fail to handle the demands of the next level of success, ठीक है। तो कि बाज़ दफ़ा उनको डर लग रहा होता है कि हम नेक्स्ट लेवल पे जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। वाई द फियर एंड हार्डशिप, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसको सिर्फ आंसर करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी राइटिंग के अंदर चीज़ों के ऊपर इम्फोसिस यानी असर थोड़ा सा या जोर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वही है कि वाई द फियर एंड हार्डशिप, के ये दोनों इकट्ठे क्यों और ये हैं भी क्यों। And why do some people break free from this reality, keep rising higher, and enjoy the vibrant well-being and abundant long-term success that so many in envy or considered out of reach? कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा नहीं होता, वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत abundance आती है और लोग उनकी तरफ देख के उनसे जेलस भी होते हैं। तो ऐसा होता है, और बाज़ लोग हमेशा राइज़ एंड शाइन करते हैं, लेकिन शायद वो हमें लग रहा हो कि वो राइज़ एंड शाइन करें, डीप डाउन वो भी इसी तरह से फ़ील कर रहे हैं जैसे हम फ़ील कर रहे हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा-सा करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देखें, ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस रियलिटी, कीप राइजिंग हायर एंड एन्जॉय द वाइब्रेंट वेल-बीइंग। इंग्लिश में एक रूल है जिसको हम पैरेललिज़्म कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपने एंड से पहले जो द टाइप ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ किया है उसी तरह का आप बाद में भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस रियलिटी, कीप राइजिंग हायर एंड एन्जॉय द वाइब्रेंट वेल-बीइंग। जैसे उसने शुरू पे यूज़ किया वैसे ही उसने एंड के बाद भी यूज़ किया। तो यहाँ पे ये इसने कॉमा लगाया है, दो चीज़ों के बीच में हमेशा कॉमा होता है, फिर लास्ट के बाद ये बस एक कॉमा मॉडर्न इंग्लिश में अब आ गया, लेकिन जो रवायती इंग्लिश है उसके अंदर ये कॉमा नहीं भी आता बाज़ दफ़ा। तो आप इसकी टेंशन नहीं लेनी है, अगर ये कभी आ भी जाए। देन कम्स दैट सो मैनी एनवे और कंसिडर आउट ऑफ रीच, ये एक रिलेटिव क्लॉज है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था, यहाँ पे भी अभी दैट आ गया जो कि रिलेट कर रहा है इस सेंटेंस को इस पिछले सेंटेंस के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, दोनों का रिलेशनशिप बना रहा है उसमें। सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिलेटिव क्लॉज। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द फिनोमिनन, अब ये देखें, टू अंडरस्टैंड, अब ये देखो, टू हो गया तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया और अंडरस्टैंड एक वर्ब है, तो हम इसको इन्फिनेटिव फ्रेज भी बोल सकते हैं। ये शुरू हुआ तो ये प्रपोजिशनल भी है, और यहाँ पे अगर बाद में वर्ब आ गया तो ये इन्फिनेटिव भी है, ये भी आपने याद रखना है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अंग्रेज़ी है ऐसी, इसमें दो एक चीज़ दो दो उसको नाम एक टाइम पे मिल सकते हैं, ठीक है। This book pulls together 20 years of research, 10 years of insights gained from elite level performance coaching, and a vast data set on high performance worldwide gathered through surveys, structured interviews, and professional assessment tools. अब ये डिफरेंट उसने इस किताब के बारे में बात की है, और ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा क्योंकि डिफरेंट लाइंस इसके अंदर आई हैं और एंड यूज़ हुआ है और डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस यूज़ हैं, यहाँ पे फ्रेज यूज़ हुए हैं, फिर पूरे पूरे सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं, तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा और इसको नॉर्मली हमें लेके चलना है, ठीक है। It will reveal that it takes to become not just an achiever but a high performer. अच्छा, ये जो डैश इसने लगाई है ये एम्फोसिस के लिए यूज़ होती है, इसको बताएगा कि ये क्या है आगे, ठीक है, इसको एम्फोसाइज करेगा ये जो वर्ड है। Someone who creates ever increasing levels of both well-being and external success over the long term. कहता है अचीवर वो होते हैं जो किसी एक चीज़ को अचीव कर लेते हैं, लेकिन वो कहता है कि प्रोफेशनल दुनिया में या वो फ़ियर जो कि यहाँ पे मतलब फ़ील कर रही है, उसको फ़ील ना करने के लिए यू हैव टू बी अ हाई परफॉर्मर नॉट एन अचीवर। वाई, तो कहते हैं वो ना सिर्फ अपने वेलबींग यानी अपनी पर्सनल लाइफ में, बल्कि अपने एक्सटर्नल सक्सेस के ऊपर यानी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी उसी तरह से काम करते हुए हमेशा नज़र आते हैं
एवर इंक्रीजिंग लेवल्स होते हैं उनके, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और वो चढ़ते जाते हैं उसी में। तो इसलिए वो कहता है हाई परफॉर्मर होना ज़रूरी है ड्यूरिंग दिस जर्नी। अब ये देखो, ड्यूरिंग दिस जर्नी आपने ये बहुत दफ़ा देखा होगा कि ऐसा होता है कि एक हल्का सी वो बात करता है, कोमा देता है और फिर आगे जाता है। ये तो अब आपको पता चल गया कि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की निशानी होती है जहाँ पे एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये इसको हम इंट्रोडक्टरी फ्रेज बोलते हैं। ये मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आगे भी कभी आया तो उसको हम नाम देंगे तो इंट्रोडक्टरी फ्रेज होगा। I will expose many of the prevailing myths about success, including why great willpower, practice, and your natural strengths and talents are not enough to take you to the next level in a world that demands you add value, leads other, and manage competing priorities and complex projects। वो कहता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास जो है उसको आप अपने लिए इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि आप उन तमाम चीज़ों से दूसरों के लिए क्या आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, उनको कैसे लीड कर सकते हैं, कैसे प्रायोरिटीज़ को, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को हैंडल और मैनेज कर सकते हैं। दैट वट मेक्स यू हाई परफॉर्मर, नॉट समथिंग कि आप सिर्फ अपने लिए काम करें और वो सिर्फ आपको अचीवर बनाएगा। ये इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। To reach high performance you have to consider more than your individual passion। अब ये सेंटेंस आगे भी जाता है, लेकिन क्योंकि हमने एक पेज, हम वन पेज रूल के ऊपर हैं तो हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे इसको। कि अब ये यहाँ पे देखेंगे प्रपोजिशनल फ्रेज भी है, रीच वर्ब आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको इन्फिनेटिव फ्रेज का नाम भी दे देंगे। वो कहता है टू रीच हाई परफॉर्मेंस तक पहुँचने के लिए यू हैव टू कंसिडर मोर देन योर इंडिविजुअल पैशन, कि आपको अपना इंडिविजुअल पैशन ही नहीं देखना सिर्फ, आपको मार्केट की वैल्यू, मार्केट के ट्रेंड्स, आपको प्रोफेशनल लाइफ की जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो भी सीखनी पड़ेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिए।